यूनिट 2 इकाई द्वितीय। चौथा, लॉर्ड कर्जन तथा बंगला का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 18, लॉर्ड कर्जन के प्रशासनिक सुधारों की विवेचना कीजिए। उत्तर, लॉर्ड कर्जन 1898 ईस्वी में वायसराय नियुक्त होकर भारत आया था। उसके द्वारा किए गए प्रमुख सुधार निम्नलिखित हैं। पहला, प्रशासनिक सुधार। संपूर्ण भारत को कोई भी विभाग ऐसा नहीं होगा जिस पर लॉर्ड कर्जन के सुधारों का प्रभाव न पड़ा हो। पहला, पुलिस व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पुलिस विभाग को असक्षम तथा भ्रष्ट बताया। उसने सुझाव दिया कि पुलिस विभाग के वेतन में वृद्धि की जाए, पुलिस बल की संख्या बढ़ाई जाए, सिपाही तथा पदाधिकारियों के लिए पुलिस विद्यालयों की स्थापना की जाए और केंद्रीय गुप्तचर विभाग एक निर्देशक के अधीन होना चाहिए। इन सुझावों को कर्जन ने स्वीकार करते हुए लागू कर दिया। दूसरा, कोलकाता का निगम अधिनियम 1889 ईस्वी में कर्जन ने कोलकाता निगम अधिनियम पारित किया। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में जो सुधार किए थे उनको कर्जन ने समाप्त कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार निगम में चुने हुए सदस्यों की संख्या कम कर दी गई और निगम और उनकी अन्य समितियों में अंग्रेजों की संख्या बढ़ा दी गई और निगम अब केवल एक एंग्लो इंडियन सभा के रूप में ही शेष रह गया था। भारतीय सदस्यों ने इसका विरोध किया और 28 चुने हुए सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया। कर्जन इससे रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ और उसने 1903 में एक भोज पर कहा था, वह वायसराय पद से निवृत्त होने पर कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। तीसरा, बंगाल विभाजन तथा उसका विरोध। इस समय बंगाल प्रांत बहुत विशाल था। इसकी जनसंख्या लगभग 8 करोड़ तथा क्षेत्रफल 2 लाख वर्ग मील था। इतने विशाल प्रांत की देखभाल करना लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए संभव नहीं था। अतः इसी उद्देश्य से कर्जन ने बंगला विभाजन की योजना बनाई और 1905 ईस्वी में बंगला को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। असम तथा बंगाल के लगभग 15 पूर्वी जिलों को मिलाकर पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से एक नया प्रांत
बनाया गया। इस नए प्रांत की राजधानी ढाका थी। इस प्रांत में मुसलमान अधिक थे और हिंदू जनता की संख्या कम थी। भारतीय जनता में बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया। इस विद्रोह ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया। दूसरा, शैक्षिक सुधार, एजुकेशनल रिफॉर्म्स। लॉर्ड कर्जन ने एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इसका अध्यक्ष सर थॉमस रेले था। 1902 ईस्वी के अंत में इस आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, परंतु लॉर्ड कर्जन ने विरोधों की परवाह न करते हुए 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम की धाराएं निम्न थी। पहला, विश्वविद्यालय की सीनेटों का आकार पहले की अपेक्षा छोटा कर दिया गया। साथ ही निर्वाचित सदस्यों के स्थान पर सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों का बहुमत रखा गया। दूसरा, विश्वविद्यालय के लिए परीक्षाएं आयोजित करने के साथ साथ अधिनियम करना भी अनिवार्य कर दिया गया। तीसरा, महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करने के नियमों को और कठोर बना दिया गया। चौथा, प्रत्येक विद्यालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित कर दिया गया और उसके द्वारा उसके अंतर्गत प्रत्येक कॉलेज का निरीक्षण करना अनिवार्य कर दिया गया। पांचवा, 12वीं कक्षा तक अध्यापन करने वाला द्वितीय श्रेणी और कॉलेजों को बंद कराने का निर्णय किया गया। छठा, कॉलेजों में कम से कम फीस निश्चित करने का प्रस्ताव भी था। यह फीस पहले की अपेक्षा कहीं अधिक थी। सातवां, संपूर्ण देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से एक शिक्षा महानिदेशक की भी नियुक्ति की गई। आठवां, प्राइमरी विद्यालयों में परीक्षाएं समाप्त करने का भी सुझाव प्रस्तुत किया गया। यद्यपि उपर्युक्त शिक्षा संबंधी सुधार लॉर्ड कर्जन ने कार्यकाल में 4 मुख्य सफलताएं में गिना जाता है, किंतु भारतीय जनता ने इसका कड़ा विरोध किया। शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि को भारतीय जनता ने अनुचित ठहराया। तीसरा, कृषि संबंधी सुधार। पहला, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी। कृषि दशा सुधार हेतु लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित करके यह निश्चित किया कि कोई अकृषक वर्ग का व्यक्ति किसी भी कृषक की भूमि नहीं खरीद सकता। ऋण का अदायगी
में किसी भी स्थिति में भूमि नीलाम नहीं की जा सकती। इस कानून ने एक और कृषक वर्ग को महाजनों के पंजों से मुक्ति दिला दी तथा दूसरी ओर सेना पर पड़ने वाले दूषित प्रभावों को भी रोक दिया, क्योंकि पंजाब की सेना में अधिकांशित कृषक वर्ग से ही व्यक्ति थे। दूसरा, कृषि बैंक। किसानों की अधिक समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से कृषि बैंक स्थापित किए गए ताकि कृषकों को कम ब्याज पर धन ऋण के रूप में मिल सके। इन बैंकों ने शने महाजनों का स्थान ग्रहण कर लिया। तीसरा, सरकारी ऋण समितियां। कृषक वर्ग में अपनी सहायता स्वयं करने तथा आत्मविश्वास की भावनाएं जागृत करने के विचार से सरकारी समितियों की स्थापना की गई। 1904 ईस्वी में सरकारी ऋण समिति कानून का एक विशेष अधिनियम पारित करके ग्रामों में सरकारी समितियों का स्थापना की गई। चौथा, कृषि विभाग की स्थापना। 1901 ईस्वी में भारत में कृषि विभाग की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य यह था कि अब सरकार कृषि की ओर भली प्रकार ध्यान दे सके। इस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी इंस्पेक्टर जनरल था। पांचवा, कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना। लॉर्ड क्रेजन की इच्छा थी कि कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धतियों को लागू किया जाए। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने बंगाल में पूसा नामक स्थान कर कृषि अनुसंधान संस्थान को कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान करने तथा कृषि की दिशा में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपायों हेतु कार्य सौंपा। छठा, सिंचाई सुविधाएं। भारतीय सिंचाई समस्याओं पर विचार करने हेतु 1801 ईस्वी में एक आयोग नियुक्त किया गया। 1803 ईस्वी में इस आयोग ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और आगामी 20 वर्षों में सिंचाई पर लगभग 44 करोड़ रुपया व्यय किया जाए। अतः इस आयोग की सिफारिशों पर अनेक नहरों का निर्माण किया गया। सातवां, लगान एकत्रित करने में अधिक लचीलापन। राजकीय कर्मचारी अकाल ने राजकीय कर्मचारी अकाल के समय में भी कृषकों के अत्यंत कठोरता से लगान वसूल करते थे। 1902 ईस्वी में एक प्रस्ताव पारित करके सुझाव दिया गया कि अकाल के समय अथवा सूखा पड़ने की स्थिति में लगान कम कर देना चाहिए तथा उसे इतनी कठोरता से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सरकार की मांग मौसम की प्रकृति के अनुसार बदलती रहनी चाहिए। चौथा, आर्थिक सुधार।
इसमें पहला, वाणिज्य तथा उद्योग विभाग की स्थापना। वाणिज्य तथा उद्योग विभाग की स्थापित की जाए, जिसका उद्देश्य भारत में औद्योगिक तथा वाणिज्यिक हितों की देखरेख करना था। इस विभाग का काम डाक तार, कारखाने तथा बंदरगाहों, रेलवे प्रशासन तथा खानों की देखरेख करना भी था। दूसरा, मुद्रा व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कर्जन के समय में 1899 ईस्वी में भारतीय टंकन तथा पत्र मुद्रा अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार अंग्रेजी पौंड भारत में विधिग्राह्य बन गया और उसका मूल्य 15 रुपये निश्चित हुआ। भारत को स्वर्ण प्रमाप पर रख दिया गया। अंत में स्वर्ण विनिमय प्रमाण योजना बनाई गई, जिसके अनुसार सरकार को सोने के बदले रुपये देने होते थे और केवल विदेशी पेशेंट में ही रुपयों में बदले सोने देने होते था। तीसरा, रेलों की व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने रेलवे के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए। विद्यमान रेल में लाइनों की कार्यकुशलता में वृद्धि की गई और नई रेलवे लाइनें का निर्माण कार्य किया। सबसे अधिक रेलवे लाइनों का निर्माण लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुआ। एक रेलवे विशेषज्ञ टॉमस रॉबर्टसन के इंग्लैंड में आमंत्रित किया गया। उन्होंने भारतीय रेल व्यवस्था को असंतोषजनक बताया और इसमें पूर्ण सुधार करने को कहा। इस संदर्भ में यह सुझाव दिया गया कि रेलवे लाइनें व्यापारिक दृष्टिकोण से बनाई जानी चाहिए। चौथा, प्रशासनिक क्षेत्र में तो कर्जन ने केंद्रीकरण की नीति का अनुसरण किया, परंतु आर्थिक क्षेत्र में उसने अपने पूर्णग्रामी वायसराय की विकेंद्रीकरण की नीति का ही अनुसरण किया। राजस्व में से प्रत्येक प्रांत का भाव निश्चय कर दिया गया तथा प्रांतिक बचत को प्रांतीय सरकार के पास रखने का फैसला किया गया। पांचवा, अभी तक 500 रुपये वार्षिक आय वाले को आयकर देना होता था और निर्णय किया गया कि 1000 रुपये वार्षिक आय होने वाले व्यक्ति ही आयकर देंगे। छठा, नमक कर में पुनः कमी की गई। पांचवा, न्याय व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी। उसने उच्च न्यायालयों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के वेतन तथा पेंशन में वृद्धि कर दी।
इसके अतिरिक्त न्याय संहिता को पूर्ण तथा संशोधित कर दिया गया, किंतु निर्णयों में जो देरी होती थी उसके विषय में कर्जन ने कुछ नहीं किया। छठा, सैनिक व्यवस्था में सुधार। लॉर्ड कर्जन के समय में मुख्य सेनापति लॉर्ड किचनर ने सेना में सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाया। सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की गई। सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्र दिए गए। सेना का बराबर परीक्षण होता रहता था। प्रत्येक बटालियन को एक कड़े परीक्षण, जिसे किचनर टेस्ट कहते थे, से गुजरना पड़ता था। सेना के पूर्ण गठन में फलस्वरूप सेना पर व्यय बहुत बढ़ गया। 1809 ईस्वी में कर्जन ने इम्पेरियल कैडेट कोर की स्थापना की। यह देशी राजकुमारों तथा कुलीन वंशीय सैनिकों की सेना थी। लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय सेनाओं का विदेशों में भी प्रयोग किया गया तथा समुद्र तट की सुरक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन बाद में कर्जन ने तत्कालीन प्रधान सेनापति लॉर्ड किचनर से विवाद हो जाने पर सेना के सुधार संबंधी कार्यों में मंदी आ गई। सातवां, प्राचीन स्मारक सुरक्षा अधिनियम। कर्जन ने प्राचीन भवनों की सुरक्षा के लिए प्राचीन स्मारकों को हानि पहुंचाना कानूनी अपराध घोषित किया। इस कार्य का उत्तरदायित्व संभालने के लिए 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग स्थापित किया गया। इस विभाग के प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की रक्षा हो सकी तथा वे नष्ट होने से बच गए। अनेक स्थानों पर खुदाई का कार्य भी किया गया, जिससे भारतीय इतिहास की बिखरी श्रृंखलाएं को जोड़ा जा सका। आठवां, दुर्भिक्ष आयोग का गठन। 1899 से 1900 ईस्वी के दुर्भिक्ष और सूखे का दक्षिणी, मध्य तथा पश्चिमी भारत के विस्तृत प्रदेशों का प्रभाव हुआ था। इस दुर्भिक्ष में लगभग 10 लाख व्यक्तियों की मौत हो गई थी। कर्जन ने सर एंटनी मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। आयोग ने कहा कि अकाल सहायता और अनुदान में दी गई सहायता पर आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है। उसने सुझाव दिया कि कार्य करने योग्य व्यक्तियों को कार्य करने पर ही सहायता मिलनी चाहिए। 19वां प्रश्न, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की महान भूल थी, स्पष्ट कीजिए। अथवा
लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन क्यों किया, इसका परिणाम बतलाइए। उत्तर, यह एक देश व्यापी विद्रोह का प्रारंभ था तथा सब तरफ लोग अनुभव करने लगे कि संवैधानिक उपाय पर्याप्त नहीं है। बंगाल के विभाजन को जनता ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सुभाष चंद्र बोस। बंगाल का विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। हमने समझा कि हमारा घोर अपमान किया गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 ईस्वी का बंगाल विभाजन था। इस विभाजन के द्वारा बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा, एक बंगाल और दूसरा पूर्वी बंगाल तथा असम। कर्जन का कहना था कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, अतः शासन की सुविधा की दृष्टि से यह विभाजन आवश्यक था। उस बंगाल प्रांत को बिहार व उड़ीसा अभी सम्मिलित थे। अब नवीन प्रांत में असम और बंगाल के कुछ जिले जैसे ढाका, राजशाही और चटगांव सम्मिलित कर दिए गए। बंगाल में पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा रहे। बंगाल के इस विभाजन का भारत में तीव्र विरोध हुआ। उससे यह समझा गया कि सरकार बंगाल की राष्ट्रीय भावना और परंपराओं की एकता को तोड़ना चाहती है और मुख्यतः बंगाल के हिंदू और मुस्लिमों में फूट डालना चाहती है। बंगाल के शिक्षित वर्ग ने भी उस विभाजन का विद्रोह किया। पहली बार स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। सरकारी नौकरियों का बहिष्कार किया। समस्त बंगाल में हड़ताल और का प्रदर्शन हुआ। आतंक और हिंसा का भी आंदोलन तेज हो गया। देश भी संवैधानिक उपायों पर वे विश्वास उठ गया। स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा, नवयुवक यह पूछने लगे कि संवैधानिक उपायों का क्या लाभ है यदि इनका परिणाम बंगाल का विभाजन ही होना था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारतीय जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। उस आंदोलन से राष्ट्रीय भावना का प्रोत्साहन मिला और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान करने का विचार उत्पन्न हुआ। स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात भी वहीं से हुआ और वह आंदोलन भारत का पहला संगठित आंदोलन सिद्ध हुआ। परंतु कर्जन ने अपना निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं किया और इसी कारण वह भारतीयों का घृणा का पात्र बना। संभवतः शासन के आधार पर बंगाल को दो भागों में बांटना लाभदायक था, परंतु जिस प्रकार वह विभाजित किया गया था उससे स्पष्ट है कि भारतीयों की शंका निर्मूल न थी। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि उसका उद्देश्य भारत में एक ऐसा प्रांत की स्थापना करना है जहां मुस्लिमों का बहुमत हो। नवीन प्रांत में लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एन फ्रेजर ने भी कहा था, मेरी दो पत्नियां हैं जिनमें से एक
निसंदेह मुझे अधिक प्रिय है। और यह कहने से उसका इशारा हिंदू और मुस्लिमों की ओर ही था। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में, यह कदम अपने उद्देश्य और प्रभाव से एक धूर्ततापूर्ण कार्य था। यद्यपि बंगाल के विभाजन में कर्जन का उद्देश्य बंगाल की बढ़ती हुई राष्ट्रीयता की भावना को कुचल देना था, लेकिन व्यवहार में इस कार्य के परिणाम स्वरूप न केवल बंगाल वरन संपूर्ण भारत में राष्ट्रीयता की अभूतपूर्व भावना को जन्म मिला। कर्जन ने इस प्रमुख कार्य से कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग तेजी से पनपने लगा जिसे संवैधानिक विकास की धीमी प्रक्रिया व संवैधानिक साधनों के विश्वास नहीं था। वह वर्ग उग्रवादी राष्ट्रवादी वर्ग था। आधुनिक अनुसंधानों ने यह पूर्णतः सिद्ध कर दिया है कि कर्जन के उद्देश्य राजनीतिक और कूटनीतिक दोनों थे। उसने बंगालियों की बढ़ती हुई राजनीतिक जागृति को समाप्त करने का यह मार्ग निकाला था। अंत में कह सकते हैं कि प्रशासनिक रूप से यह कितनी भी न्यायसंगत क्यों न हो, बंगाल का विभाजन कर्जन का सबसे बड़ी भूल थी। इससे भारत ब्रिटेन संबंधों में कटुता आ गई थी। प्रश्न क्रमांक 20, लॉर्ड कर्जन का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर, कर्जन समाजवादी था। उसके कार्य कुछ अपवादों को छोड़कर इंग्लैंड के हितों की रक्षा के लिए किए गए थे। उसके कार्यों में भारतीयों में गहरा असंतोष था। बंगाल विभाजन के द्वारा तथा भारतीयों के प्रति निम्न प्रजातीय भावना को प्रकट करके उसने भारतीयों के असंतोष में वृद्धि की थी। प्रशासनिक कुशलता का उसका आदर्श इतना ऊंचा था कि वह इससे भी भारतीयों को संतोष नहीं कर सका। वस्तुतः वह भारतीयों से सहयोग लेने की उपेक्षा उन पर यूरोपीय प्रशासन थोपना चाहता था। कर्जन की गृह तथा विदेश नीतियां केवल इस भावना से प्रेरित थी कि भारत में अंग्रेजों की स्थिति के दुजेन बिना दिया जाए। उसका लक्ष्य यह था कि भारत इंग्लैंड के अधिकार में रहे और शेष यूरोपीय राष्ट्रीय समुदाय भारत के शोषण में भागीदार न बने। वह रूस, जर्मनी और फ्रांस के फारस की खाड़ी में प्रसार को रोकने में और रूस को उत्तर तथा उत्तर पश्चिम सीमाओं पर रोकने में सफल हो गया। आंतरिक प्रशासन में उसने सभी विभागों का आंतरिक प्रशासन में उसने सभी विभागों की काया पलट कर दी, जिससे शासक जाति अपने हितों की रक्षा करने में अधिक सफल हो सकी। उसने भारत की हर प्रकार की समस्याओं का
परिश्रम पूर्वक अध्ययन किया तथा प्राप्त हुए तत्वों के आधार पर उनका समाधान करने के लिए दिशा निर्देशन दिया। वह शिक्षा पर अधिक सरकारी नियंत्रण चाहता था। उसकी अकाल नीतियों में भारत सरकारी संबंध की प्रवीणता पर अधिक और अकालों के कारणों और रोकथाम पर कम बल दिया गया। इसी प्रकार उसकी सिंचाई, भूमिकर, कृषि, रेलवे, राजस्व और मुद्रा टंकन संबंधी आर्थिक नीतियों में दक्षता पर अधिक तथा जनता की अवस्था को सुधारने पर कम बल दिया गया। कर्जन दक्षता पर अत्यधिक बल देता था। यदि जनजीवन में व्यक्ति की सफलता उसके कार्य से तोली जाती है तो निश्चय ही कर्जन एक राजनीतिक के रूप में असफल रहा। उसकी अंग्रेजों की विशिष्टता तथा भारतीयों के प्रति अनादर की भावना में विश्वास ने उसके सुधारों को बुद्धिमत्ता को समाप्त कर दिया। उसने भारतीयों का प्रत्येक संभव अवसर पर तिरस्कार किया और उनकी आंतरिकतम भावनाओं को चोट पहुंचाई। एक बार कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए उसने कहा था, हमने अभी कठिनता से आत्मा से दीपक को जलाना सीखा है। हमें आने वाली पीढ़ी को मिथ्या पथों पर चलने से रोकना है और उन्हें सत्य मार्ग पर चलाना है। इसी प्रकार एक और अवसर पर उसने बंगालियों का भीरू, अत्यधिक ठीक मारने और अप्रयोज्य बातों करने वाला और झूठे देशभक्त के रूप में वर्णन किया था। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष को मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि उनके कार्य को वह केवल उद्गार निकालना समझता था और उनके प्रस्तावों को वह घृणा की दृष्टि से देखता था और कहता था कि इनसे कुछ बनने वाला नहीं है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत ने बहुत सी अराजकता तथा राजनीतिक हलचल देखी। हिंसा की घटनाएं बढ़ी और नवयुवकों में बमों में अधिक विश्वास करना आरंभ कर दिया। इसका उदारतीय कर्जन पर ही है। इसका उत्तरदायित्व कर्जन ही है। लॉवेट फ्रेजर जैसे कर्जन की नीति से समर्थक यह कहते थे कि अशांति और राष्ट्रीयता का उदय तो एक साधारण बात थी जो कि उसी लहर का भाग थी जो उस समय सारे एशिया के विदेशियों के विरुद्ध फैल रही थी। भारतीय नेताओं ने कर्जन द्वारा अनुसरण की गई नीति से उत्पन्न हुई उद्यानतक से लाभ उठाकर अपने विचारों का प्रसार किया। प्रश्न 21 स्वदेशी आंदोलन के कारण बतलाइए। उत्तर स्वदेशी आंदोलन के कारण। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, बंगाल विभाजन
को समाप्त करना। 1905 में लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन करके हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते थे। बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल तथा असम को नया प्रांत बनाया गया। दूसरा प्रांत पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा को मिलाकर बनाया। इसका जबरदस्त विरोध किया गया। इस विरोध को व्यापक रूप देने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। जगह जगह सभाएं की गई, जुलूस निकाले गए तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इससे जनता बंगाल विभाजन के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। दूसरा, स्वराज की भावना पैदा करना। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बनाए गए। इस अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के लक्ष्य को नए ढंग से परिभाषित किया और ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन अथवा स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया। स्वराज शब्द की पहली बार अधिवेशन भाषण में प्रयोग किया गया। इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी तथा स्वराज के समर्थन में प्रस्ताव पारित किए गए। इसको व्यवहारिक रूप देकर कांग्रेस जनमानस में स्वराज की भावना पैदा करना चाहती थी। इसी कारण स्वदेशी आंदोलन का आह्वान किया गया। तीसरा, भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना। अंग्रेज जब से भारत में आए, उन्होंने हमारे परंपरागत उद्योगों नष्ट करने की नीति अपनाई। उनका उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक लाभ कमाना था। भारत के उद्योगों में बने माल की विदेशी बाजार में बड़ी मांग थी। अंग्रेजी ने भारतीय माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए। विदेशी माल से भारतीय बाजार को पाट दिया। दस्तकारों पर अत्याचार किए। परिणाम स्वरूप भारतीय उद्योग चौपट हो गया। अतः कांग्रेस के नेता स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते थे। चौथा, देशभक्ति की भावना पैदा करना। उस काल में अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय जनता में डर घुस गया था तथा देशभक्ति की भावना कुंठित हो गई थी। कांग्रेस के नेता सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से जनता को भयमुक्त करके उनमें देशभक्ति की भावना जागृत करना चाहते थे, जिससे वे एकजुट होकर अन्याय का विरोध करने के लिए तैयार हो जाएं। पांचवा, उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देना। जिस अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अध्यक्ष नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी थे, किंतु उग्र राष्ट्रवादी भी अधिवेशन में सम्मिलित थे। उनका उद्देश्य स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से उग्र राष्ट्रवाद की भावना को प्रबल बनाना था। क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि नरमपंथी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे थे। अनुनय विनय की भाषा अत्याचारी अंग्रेज नहीं समझते थे। इसका उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। अतः जनता को एकजुट होकर आंदोलन खड़ा करना आवश्यक था। इसके लिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन को हथियार बनाया। छठा,
राष्ट्रीय शिक्षा को प्रोत्साहन देना। 1806 के कांग्रेस के अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा के समर्थन में भी प्रस्ताव पारित किए गए। उस समय लोगों में अंग्रेजी स्कूलों में प्रवेश का बड़ा आकर्षण था। उनसे पढ़ लिख कर वे पश्चिमी सभ्यता के प्रशासक बनते जा रहे थे। अंग्रेजी उन पर हावी थी। वे भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को भूलते जा रहे थे। अतः कांग्रेस के नेताओं ने स्वदेशी शिक्षा पर बल दिया। 7वां, ग्राम समितियों का निर्माण करना। स्वदेशी आंदोलन का एक कारण यह भी थी कि कांग्रेस उस समय ग्रामों का संगठन तथा सुधार भी करना चाहती थी और ग्राम के छोटे मोटे झगड़ों को उनके माध्यम से निपटारा चाहती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार बारिसाल में अश्विनी कुमार दत्त की एक स्वदेशी भांत्व समिति ने देहात में 89 न्याय पंचायतों स्थापित की और उनके द्वारा 523 ग्रामीण विवादों को निपटाया गया। 1805 के संपूर्ण बंगाल में लगभग 1000 ग्राम समितियां कायम कर रखी थी। 8वां, मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वदेशी का व्रत। कांग्रेस का उद्देश्य आम जनता को मातृभूमि की रक्षा के लिए संगठित करना था। इसकी पूर्ति के लिए स्वदेशी आंदोलन द्वारा जनता को स्वदेशी का व्रत करवाया गया। इसके सुपरिणाम इस आंदोलन के दौरान देखने को मिले। प्रश्न 22, स्वदेशी आंदोलन के स्वरूप का वर्णन कीजिए तथा इसके परिणाम भी बतलाइए, अथवा स्वदेशी आंदोलन की कार्य पद्धति की विवेचना कीजिए, अथवा स्वदेशी आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन दीजिए। उत्तर, स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप। स्वदेशी आंदोलन का निर्माण। स्वदेशी आंदोलन का निर्णय कांग्रेस के 1906 के अधिवेशन में पारित किया गया था। इसके मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार थे। पहला, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का सेवन। तीसरा, यूरोपीय मिल मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को भड़काना और हड़ताल करना। चौथा, शराब की दुकानों पर धरना देना। पांचवा, विदेशी शिक्षण संस्थाओं, न्यायालयों तथा प्रशासन की बहिष्कार। छठा, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। सातवां, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ना। आठवां, स्वदेशी उद्योगों की स्थापना। नौवां, गांवों में ग्राम समितियों की स्थापना करना। 10वां, धोबियों तथा नाइयों, मोचियों व यूरोपियों का काम न करना। 11वां, रसोइयों को विदेशियों का खाना न बनाना। 12वां, स्वदेशी का व्रत लेना। 13वां, स्वदेशी मेलों का आयोजन करना। कांग्रेस के प्रस्ताव के आधार पर नेताओं में स्वराज के संदेश को प्रसारित किया और आम जनता को स्वदेशी अपनाने तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया।
जनता ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर विदेश बल दिया गया। आंदोलनकारियों ने एक नया काम यह किया कि यूरोपीय मिल मालिकों के विरुद्ध भारतीय मजदूरों को भड़काया। जब सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया तो हड़तालें हुई, नगरपालिकाओं को कार्यालयों तथा थाने पर आक्रमण किए गए। बाल गंगाधर तिलक ने अपना समाचार पत्र केसरी के द्वारा स्वदेशी का डटकर प्रसार किया। विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और मुंबई में एक स्वदेशी वस्त्र प्रचारिणी सभा स्थापित की गई। शराब की दुकानें पर धरने दिए गए, मजदूरों ने हड़तालें की। बंगाल में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन का विरोध करते हुए समाचार पत्रों में जनता को विदेशी माल का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश माल का बहिष्कार किया गया, विशेषकर कपड़ा, शक्कर, नमक तथा एनेमिल का। किंतु शीघ्र ही बहिष्कार का क्षेत्र विस्तृत हो गया और उसमें शासन की संपूर्ण व्यवस्था जैसे शिक्षा, न्यायपालिका, प्रशासन सम्मिलित कर ली गई। राष्ट्रीय शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया, सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार किया गया और स्वतंत्र राष्ट्रीय संस्थाओं स्थापित की गई। शीघ्र ही नकारात्मक बहिष्कार के रचनात्मक स्वदेशी का रूप धारण कर लिया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं के अतिरिक्त स्वदेशी उद्योगों की स्थापना के प्रयत्न किए गए, जिससे हथकरघा, रेशमी वस्त्र उद्योग तथा अन्य परंपरागत दस्तकारियों को प्रोत्साहन मिला। गांवों के संगठन तथा सुधार के लिए भी उपाय किए गए। एक रिपोर्ट के अनुसार 22 साल में अश्विनी कुमार दत्त भी स्वदेश बांधव समिति ने देहात में 89 न्याय पंचायतें कायम की और उसके द्वारा 523 ग्रामीण विवादों का निपटारा किया। 1907 में पूरे बंगाल में लगभग 1000 ग्राम समितियां काम करने लगी। इस स्वदेशी आंदोलन में भद्र लोग अर्थात पत्रकारों, शिक्षकों तथा वकीलों आदि की भूमिका प्रमुख थी और छात्रों का विशेष योगदान था। किंतु आंदोलन में जनता के निम्न वर्गों में को भी कुछ सीमा तक प्रभावित किया। धोबियों ने विदेशी कपड़ों का धोना, मोचियों ने विदेशी जूतों का मरम्मत करना और रसोइयों में विदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने वाले मालिकों की सेवा करना बंद कर दिया। विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया गया और आंदोलन का समर्थन न करने वालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। आंदोलन को जनता के धार्मिक विश्वासों तथा प्रतीकों से भी जोड़ा गया। पुरोहितों तथा साधुओं ने आंदोलन का समर्थन किया। मंदिरों में सभाएं की गई
जिनमें माता तथा मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वदेशी का व्रत लिया गया। 1906 ईस्वी में भी कलकत्ता में एक स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन बाल गंगाधर तिलक ने किया। संपूर्ण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की लहर पैदा हो गई। स्वदेशी आंदोलन का अन्य प्रांतों में भी प्रभाव रहा। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी का हर जिले में प्रचार हुआ, सार्वजनिक सभाएं की गई और अनेक नगरों में स्वदेशी भंडार खोले गए। पंजाब में आर्य समाज ने स्वदेशी का प्रचार किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन को गति प्रदान की। मद्रास, आंध्र प्रदेश आदि में स्वदेशी आंदोलनों का जोर रहा। 1906 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरोध में सभाएं की गई। छात्रों ने हड़तालें की और राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। तिरुनेलवेली जिले में चिदम्बरम पिल्लई तथा सुब्रह्मण्यम शिव ने सार्वजनिक सभाएं की और जनता के स्वराज तथा स्वदेशी का संदेश प्रसारित किया और जनता को बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। स्वदेशी आंदोलन का परिणाम या महत्व। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम या महत्व की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला, जनता ने नवीन चेतना का संचार। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में नवीन चेतना का संचार हुआ। अब तक नरमपंथी विचारधारा के प्रभाव के कारण कांग्रेस के कार्यकर्ता दबी जवाब से अनुनय विनय किया करते थे। स्वदेशी आंदोलन के कारण उन्होंने खुलकर अंग्रेज सरकार का विरोध किया। जनता अब समझने लगी थी कि अंग्रेज सरकार हमारी हितैषी नहीं है। दूसरा, स्वदेशी उद्योगों का विकास। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप स्वदेशी उद्योगों का विकास हुआ। इसका कारण यह था कि जनता ने भारी मात्रा में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। इससे स्वदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ गई। इससे स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा और देश में रोजगार के साधन भी बढ़े। अनेक स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की गई, जिससे बड़ी मात्रा में श्रमिकों को काम मिला। तीसरा, स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना। देश में अनेक स्वदेशी संस्थाओं की स्थापना की गई। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में अनेक धनवान व्यक्तियों ने सहायता देकर शिक्षण संस्थाओं की स्थापना में सहयोग दिया, जिनमें विदेशी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार करने वाले छात्रों ने प्रवेश लिया। यह वास्तव में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण रचनात्मक कार्य था, जिसके बड़े दूरगामी अच्छे परिणाम निकले। इस शिक्षण संस्थाओं ने स्वदेशी शिक्षण प्रणाली का भी विकास हुआ और अनेक छात्र पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से भी बच गए। चौथा, राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली। अब तक कांग्रेस
नरमपंथी विचारधारा के आधार पर चलती थी। उस विचारधारा से राष्ट्रीय आंदोलन को गति नहीं मिल पा रही थी। इस आंदोलन ने उग्र राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया। जनमानस में अंग्रेजों का जो भय व्याप्त था वह बहुत बड़ी मात्रा में कम हुआ और आम जनता अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। क्रांतिकारियों को भी इससे प्रेरणा मिली। लघु उत्तरीय प्रश्न 23। बंगाल के विभाजन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रश्न 19 का उत्तर देखें। प्रश्न 24। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख कारण लिखिए। उत्तर प्रश्न 21 का उत्तर देखिए। प्रश्न 25। बंगाल विभाजन के परिणाम लिखिए। उत्तर बंगाल विभाजन के परिणाम: पहला, राष्ट्रीय आंदोलन तीव्र हुआ और उसमें उग्रवाद के प्रभाव में वृद्धि हुई। दूसरा, उदारवादी दुर्बल हो गए। कांग्रेस संगठन पर पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने 1907 में उदारवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। दूसरा, उदारवादी दुर्बल हो गए। कांग्रेस संगठन पर पकड़ बनाए रखने के लिए उन्होंने 1907 में उग्रवादियों को कांग्रेस से निकाल दिया। तीसरा, वायसराय मिंटो ने सुधार की बात 1906 में शुरू की। दमन और सुधार की दोहरी नीति चलाई गई। चौथा, बंगाल विभाजन में मुसलमानों ने हिंदुओं पर जमकर हमले किए, उन्हीं क्षेत्रों में जहां वे बहुत संख्या में थे। प्रश्न 26। स्वदेशी आंदोलन का महत्व बताइए। उत्तर प्रश्न 22 का उत्तर देखें। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, लॉर्ड कर्जन कब गवर्नर जनरल बनकर भारत आया? अ 1887 ईस्वी में, ब 1888 ईस्वी में, स 1890 ईस्वी में, द 1899 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है द 1899 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? अ 1905 ईस्वी में, ब 1906 ईस्वी में, स 1907 ईस्वी में, द 1908 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है अ 1905 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित किया? अ 1903 ईस्वी में, ब 1904 ईस्वी में, स 1905 ईस्वी में, द 1906 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है ब 1904 ईस्वी में। प्रश्न चौथा, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप अ देश में सुख तथा शांति की स्थापना हुई, ब देश में उग्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ, स कांग्रेस के नेता सरकार के समर्थक बन गए, द कर्जन का संपूर्ण देश में स्वागत हुआ। और इसका सही उत्तर है ब देश में उग्र आंदोलन उठ खड़ा हुआ। प्रश्न 5, भारत हमारे साम्राज्य का केंद्र है। यदि साम्राज्य अपने कोई अन्य भाग को खो बैठता है तो हम जीवित रह सकते हैं,
किंतु हम भारत खो बैठे तो हमारे देश के साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। ये कथन किसका था? अ. लॉर्ड ह्यूम, ब. लॉर्ड कर्जन, स. लॉर्ड रिपन, द. लॉर्ड डलहौजी। और इसका सही उत्तर है ब. लॉर्ड कर्जन। प्रश्न छठा, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में बहिष्कार स्वदेशी तथा स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ? अ. 1885 के अधिवेशन में, ब. 1906 के अधिवेशन में, स. 1907 के अधिवेशन में, या द. 1908 के अधिवेशन में। इसका सही उत्तर है ब. 1906 के अधिवेशन में।